हेलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को हमारी वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन इतनी पसंद आ रही है, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के पार्ट 2 को। तो पिछले पार्ट 1 में हमने देखा कि वेस्टरोस के 7 राज्यों पर कभी टारगेरियन घराने की हुकूमत होती थी, जिनके पास 10 शक्तिशाली ड्रैगन्स थे, पर वक्त के साथ ये आपस में ही लड़ मरकर खत्म हो गए और साथ ही इनके ड्रैगन्स भी खत्म हो गए और आखिरकार टारगेरियन राजा एरिस को मारकर उसके 7 राज्यों पर रॉबर्ट बराथियन ने हुकूमत की, जो एक शक्तिशाली राजा था। पर मरने से पहले टारगेरियन राजा एरिस ने अपने दोनों बच्चों विसेरिस और डेनेरिस को यहाँ से दूर इसोस में भेज दिया था, जहाँ डेनेरिस की शादी खाल ड्रोगो से हो गई, पर खाल ड्रोगो जल्दी ही मर गया। पर डेनेरिस के पास 3 ड्रैगन्स के अंडे थे, जिन्हें लेकर वो खाल ड्रोगो की जलती हुई चिता में जाकर बैठ गई। और तब हमें पता चलता है कि डेनेरिस एक सच्ची ड्रैगन है, क्योंकि ये आग से नहीं जलती और उसी आग में इसके तीनों ड्रैगन्स भी अंडों से बाहर निकल आते हैं। और अब डेनेरिस और ज्यादा छिपकर वेस्टरोस से दूर रहना नहीं चाहती। ये अपनी सेना बनाकर वेस्टरोस पर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये खुद भी एक टारगेरियन है और ये अपने पिता एरिस टारगेरियन का बदला लेकर अपने 7 राज्यों पर फिर से हुकूमत करके रहेगी। और इधर वेस्टरोस में महाराज रॉबर्ट बराथियन के दोस्त नेड स्टार्क को पता चल जाता है कि महाराज रॉबर्ट की पत्नी सर्सी के अपने भाई जिमी लेनिस्टर से नाजायज संबंध है और जोफ्री महाराज रॉबर्ट बराथियन का बेटा नहीं, बल्कि इन दोनों भाई बहनों की ही नाजायज औलाद है। पर इससे पहले कि नेड स्टार्क ये बात महाराज रॉबर्ट को बता पाता, उससे पहले ही महाराज रॉबर्ट मारे जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर सर्सी अपने बेटे जोफ्री को नया राजा बना देती है। और फिर बिना देर करे जोफ्री फौरन नेड स्टार्क का सर धड़ से अलग करवा देता है और खुद नया महाराज बन जाता है। पर ये बात जब नेड स्टार्क के बेटे रोब स्टार्क को पता चलती है, तो वो अपनी माँ केट के साथ जोफ्री से जंग छेड़ देता है और लगातार एक के बाद एक जंगें जीतता जाता है। और इधर सर्सी के पिता टाइविन लेनिस्टर भी जोफ्री के सलाहकार बन जाते हैं। तो देखा जाए तो अब किंग्स लैंडिंग पर लेनिस्टर घराने का राज है और टाइविन लेनिस्टर 7 राज्यों का सबसे अमीर इंसान है। पर असली खतरा तो नॉर्थ के पीछे बर्फीले इलाके में है, जहाँ पर व्हाइट वॉकर रहते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इन्हें मारा नहीं जा सकता। पर इन्हें रोकने के लिए हजारों साल पहले नॉर्थ में एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी, पर हजारों साल बाद व्हाइट वॉकर्स फिर से जाग चुके हैं और अगर इन्होंने दीवार पार कर ली तो ये 7 राज्यों को मिट्टी में मिला देंगे। पर इस दीवार की रखवाली रात के पहरी करते हैं, जिनमें नेड स्टार्क का दूसरा बेटा जॉन स्नो भी है। तो क्या अब व्हाइट वॉकर के आने से पहले डेनेरिस अपने 7 राज्यों को वापस पालेगी, या फिर व्हाइट वॉकर्स उससे पहले दीवार पार करके आ जाएंगे? क्या डेनेरिस अपने ड्रैगन के साथ इनसे मुकाबला कर पाएगी? चलिए पता लगाते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि व्हाइट वॉकर्स के जाने के बाद मोटा सेम वहां से भागता है, पर तभी ये देखता है कि व्हाइट वॉकर्स ने इसके साथियों को मार दिया है। तभी एक व्हाइट वॉकर का मुर्दा गुलाम इस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी दीवार के सिपाही आकर इसे जला देते हैं और कमांडर कहते हैं कि हमें दीवार की दूसरी तरफ जाकर सबको आगाह करना होगा। और इधर दूसरी तरफ हम जॉन स्नो को देखते हैं, जिसे ईग्रिट बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले जाती है, क्योंकि पिछले पार्ट में जॉन स्नो अपने साथियों के साथ व्हाइट वॉकर्स का पता लगाने के लिए दीवार के इस पार आया था, जिसमें जॉन स्नो को जंगली पकड़ लेते हैं, जो हजारों सालों से इस बर्फीले इलाके में रहते हैं। यहाँ पर जॉन स्नो एक बहुत बड़े आदमी को देखता है, जिसे जायंट्स कहा जाता है, जो जंगलियों के साथ ही रहता है। और फिर ईग्रिट इसे अपने सरदार टॉमरेंट के पास ले आती है, जिस पर जॉन स्नो टॉमरेंट से कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। पर यह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारी लड़की से प्यार करने लगे हो। पर तभी पीछे से मेंस आता है, जो सभी सरदारों का सरदार है, और ये जॉन स्नो को अपने साथ शामिल कर लेता है। और इधर हम जॉन स्नो के भाई रोब स्टार्क को देखते हैं, जिसके कुछ साथी इसे मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि टाइविन लेनिस्टर ने उन्हें पहले ही मरवा दिया। रोब का साथी रूज बाल्टन कहता है कि हम लेनिस्टर से एक एक जान का बदला लेंगे। और इधर वेस्टरोस से दूर इसोस में हम देखते हैं कि डेनेरिस भी अपनी सेना बढ़ाना चाहती है, क्योंकि खाली ड्रैगन से वो 7 राज्यों पर अपना हक वापस नहीं ले सकती। इसीलिए ये नाक्लोस के पास आती है, जो इसे बताता है कि हमारे पास 8000 सैनिक हैं, जो दुनिया के सबसे अच्छे सैनिक माने जाते हैं। हमने पहले ही इनकी मर्दानगी काटकर इनकी कमजोरी मिटा दी है, जो आपके एक हुक्म पर बिना सोचे अपनी जान दे सकते हैं। इसके बाद जोरा डेनेरिस को समझा रहा होता है, तभी एक लड़की डेनेरिस को बिच्छू वाली बोल दे देती है, लेकिन तभी सर बेरिस्टन आकर इसे बचा लेते हैं और फिर डेनेरिस
डिनेरिस से कहते हैं कि मैं पहले आपके पिता एरिस टारगेरियन का रक्षक था, इसीलिए मैं फिर से आपकी रक्षा करने की कसम खाता हूँ। मुझे अपना किंग्सगार्ड बना लीजिए और मैं आपका हक दिलवाने के लिए मरते दम तक लड़ूंगा। जिस पर जोरा कहता है कि ये सबसे महान सैनिकों में से एक हैं और फिर डिनेरिस इन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि मार्जरी महाराज जोफरी को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर देती है ताकि ये इससे शादी करके खुद महारानी बन सके। और इधर हम टाइविन लेनिस्टर के बेटे जिमी लेनिस्टर को देखते हैं जिसे केट स्टार्क की सिपाही ब्रियान सुरक्षित किंग्स लैंडिंग ले जा रही होती है। पर तभी जिमी लेनिस्टर भागने की कोशिश करता है और ब्रियान से लड़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रोब स्टार्क के कुछ सिपाही आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और इधर दीवार की दूसरी तरफ जॉन स्नो और जंगलियों को बहुत सारी लाशें मिलती है जिन्हें व्हाइट वॉकर ने मारकर एक कलाकृति बना दी है, जिन्हें देखकर इन लोगों का रोम रोम कांप जाता है कि अगर व्हाइट वॉकर के आने से पहले सभी जंगली दीवार के उस तरफ नहीं पहुंचे तो व्हाइट वॉकर किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इधर इसोस में हम डिनेरिस को देखते हैं जो नेक्लोस से कहती है कि मुझे साढ़े 8,000 सैनिक चाहिए, पर नेक्लोस इसके ऊपर हंसने लगता है कि इसके पास इतने पैसे भी है जो हमसे सारे सैनिक खरीद पाए। जिस पर डिनेरिस कहती है कि हमारे पास 3 ड्रैगन है, उनमें से एक ड्रैगन मैं तुम्हें दे दूंगी जिसके बदले में तुम्हारी सेना मेरी होगी। नेक्लोस फौरन मान जाता है क्योंकि ड्रैगन्स बेशकीमती होते हैं, पर बाहर आने के बाद जोरा और बेरिस्टन इसे समझाते हैं कि ड्रैगन सेना से कहीं ज्यादा ताकतवर है, पर डिनेरिस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। उधर रात होने पर रोब स्टार्क के सिपाही एक जगह पर रुक जाते हैं जिनके पास जिमी लेनिस्टर और ब्रियान है, पर जिमी लेनिस्टर इससे सौदेबाजी करने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मुझे सही सलामत किंग्स लैंडिंग पहुंचा दिया तो मेरे पिता तुम्हें सोने में तोल देंगे। जिस पर सिपाही को गुस्सा आ जाता है और वो इससे कहता है कि तुम्हारे बाप के बिना तुम कुछ नहीं हो, और ये जिमी का हाथ काट देता है ताकि इसे ये बात याद रहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। और फिर सुबह होने पर ये जिमी को कटे हुए हाथ के साथ ही ले जाने लगते हैं। और इधर इसोस में डिनेरिस अपना ड्रैगन ले जाकर नेक्लोस को दे देती है और बदले में नेक्लोस इसे अपनी पूरी सेना दे देता है और कहता है कि सौदा पूरा हुआ। जिस पर डिनेरिस अपनी सेना को आदेश देती है क्योंकि अब ये सेना उसकी हो चुकी है। और इधर नेक्लोस कहता है कि ये ड्रैगन मेरी बात नहीं मान रहा, जिस पर डिनेरिस कहती है कि मेरा ड्रैगन गुलाम नहीं है। और फिर डिनेरिस अपनी सेना को आदेश देती है कि सभी मालिकों को मार दो और सारे गुलामों को आजाद करो, जिसके बाद इसकी सेना सभी मालिकों को मारकर गुलामों को आजाद करने लगती है। और इधर डिनेरिस के ड्रैकेरिस कहते ही उसका ड्रैगन नेक्लोस को जलाकर राख कर देता है और फिर ये नन्हा ड्रैगन ही पूरी जगह को जला देता है। और फिर डिनेरिस अपनी सेना से कहती है कि तुम सब लोग अपनी पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहे हो, पर आज के बाद तुम सब आजाद हो, इसीलिए जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, या फिर तुम मेरे साथ मिलकर लड़ सकते हो, वो भी एक आजाद सेना बनकर, ना कि गुलामों की तरह। जिस पर सभी सैनिक डिनेरिस को चुनते हैं और इस तरह से डिनेरिस अपनी एक आजाद फौज बना लेती है। और अब इसके पास काफी बड़ी सेना आ चुकी है जिसे लेकर ये अब आगे मेरीन की तरफ बढ़ने लगती है। और इसके अलावा तीनों ड्रैगन्स भी इसके साथ हैं। और इधर हम देखते हैं कि जिमी लेनिस्टर को रोब के सिपाही पहले रूज बाल्टन के पास ले आते हैं जो रोब स्टार्क का साथी है, पर पहले रूज बाल्टन जिमी के हाथ की मरहम पट्टी करवाता है। और इधर डिनेरिस अपनी सेना के साथ एक जगह पर रुक जाती है और इनमें से एक को सेनापति बना देती है जिसका नाम ग्रेहोम है, जो कहता है कि हम गुलामी के साथ पैदा हुए थे पर आपने हमें आजाद किया है, इसीलिए हम मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। और इधर हम रूज बाल्टन को देखते हैं जो जिमी लेनिस्टर से कहता है कि मैं रोब स्टार्क को नहीं बताऊंगा कि तुम हमें मिल गए हो, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास सही सलामत भेज दूंगा और रोब स्टार्क को भी रास्ते से हटाने में तुम्हारे पिता की मदद करूंगा, पर उसके बदले में आपके पिता टाइविन लेनिस्टर को मुझे नॉर्थ का लॉर्ड बनाना होगा। जिस पर जिमी मान जाता है, मतलब रोब स्टार्क की सेना में सबसे बड़ा गद्दार तो यही निकला। और इधर जॉन स्नो भी जंगलियों का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है और यिग्रिट भी इससे काफी खुश होती है क्योंकि ये जॉन स्नो से प्यार करने लगी है। और इधर डिनेरिस भी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए युमकाई शहर के पास आ जाती है जिसे पीला शहर भी कहा जाता है, पर जोरा बताता है कि यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा गुलाम है। जिस पर डिनेरिस कहती है कि हमारे पास इन पर हमला करने की 2 लाख वजह है, इसीलिए वो सैनिकों को शहर की घेराबंदी करने को कहती है। और फिर जल्दी ही यहाँ के राजा को बुलाकर डिनेरिस के सामने पेश किया जाता है जो डिनेरिस को काफी सोना देता है, पर डिनेरिस कहती है कि अगर तुम सभी
सभी गुलामों को आजाद कर दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर ये राजा कहता है कि आप हमसे जीत नहीं पाएंगी, हमारे पास मजबूत दीवारें हैं और हम आपको भी गुलाम बना लेंगे। जिस पर डेनेरिस के ड्रैगन्स भड़क जाते हैं और फिर इनको इनका सोना भी उठाने नहीं देते और बिना सोने के ही वापस भेज देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जंगली एक बूढ़े को पकड़ लेते हैं जो जॉन स्नो का ही साथी था और टॉमरन जॉन स्नो से इसे मारने को कहता है, पर जॉन स्नो उसे नहीं मारता। जिस पर टॉमरन कहता है कि ये अभी भी गद्दार है और फिर जॉन स्नो इनके साथ लड़ने लगता है और ईग्रिट जॉन स्नो की मदद करने की कोशिश करती है, पर टॉमरन उसे रोक लेता है और इससे कहता है कि वो अभी भी एक पहरेदार है, वो हमारे साथ कभी नहीं था। और जॉन स्नो इनके साथियों को मारकर यहाँ से भाग जाता है। और इधर इसोस में हम देखते हैं कि डेनेरिस के सिपाही चुपके से युमकाई शहर में घुस जाते हैं और वहाँ के पहरेदारों को मार देते हैं और फिर शहर के गुलाम सिपाही डेनेरिस की सेना के सामने घुटने टेक देते हैं। और जोरा डेनेरिस को आके बताता है कि युमकाई शहर अब आपका हुआ, उन लोगों ने हार मान ली है। और इधर रोब स्टार्क भी जब वेल्डर फ्रे की लड़की की शादी में आता है तो तभी अचानक से ये लोग रोब की पत्नी पर हमला कर देते हैं और रोब को भी हर तरफ से तीरों से छलनी कर देते हैं और फिर एक एक करके रोब के सभी वफादार सिपाहियों को मार देते हैं और हॉल में किसी भी वफादार को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। और आखिर में रूज बाल्टन आकर रोब के सीने में खंजर उतार देता है और कहता है कि टाइविन लेनिस्टर ने तुम्हें याद किया है और इस तरह रोब भी मारा जाता है और फिर उसकी माँ को भी ये लोग मार देते हैं। इस तरह से रूज बाल्टन रोब को मारकर नॉर्थ का नया लॉर्ड बन जाता है। और इधर जल्दी ही ये खबर किंग्स लैंडिंग में टाइविन लेनिस्टर के पास पहुंच जाती है कि रोब स्टार्क को मार दिया गया है। और इधर हम देखते हैं कि जॉन स्नो भी वापस बड़ी दीवार के अंदर आ जाता है और इधर जिमी लेनिस्टर भी वापस किंग्स लैंडिंग में अपने महल में आ जाता है। और इधर इसोस में हम देखते हैं कि युमकाई के राजा को हराने के बाद डेनेरिस ने सभी गुलामों को आजाद कर दिया है जो लाखों की तादाद में है, जो डेनेरिस से खुश होकर उसे अपनी माँ की उपाधि दे देते हैं। और फिर डेनेरिस अपने ड्रैगन्स को आसमान में उड़ाकर इन लोगों के बीच में आ जाती है और ये सब लोग इसे अपने सर पर बिठा लेते हैं। कल तक जिस लड़की के पास कुछ नहीं था, आज उसके पास 3 ड्रैगन्स, सेना और अब उसकी एक प्रजा भी है। जबकि इधर वेस्टरोस में हम देखते हैं कि बोना लेनिस्टर ड्रोन के राजकुमार ओबरीन मार्टेल का स्वागत करने के लिए खड़ा होता है, जो कुछ दिनों के लिए इनके मेहमान बनकर आए हैं। और इधर हम डेनेरिस को देखते हैं जो अपने ड्रैगन के साथ बैठी होती है। तभी पीछे से 2 ड्रैगन्स और शिकार पर लड़ते हुए आ जाते हैं और जल्दी ही हम देखते हैं कि ड्रैगन्स काफी खुखार होते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर जोरा आ जाता है जो कहता है कि हम जाने के लिए तैयार हैं। और फिर जल्दी ही डेनेरिस अपनी फौज के पास आ जाती है जो पहले से ही तैयार होती है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम सांसा को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने उसके पिता नेड स्टार्क के बाद अब उसके भाई रोब और उसकी माँ को भी मार दिया है, पर ये कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसे भी इन लोगों ने महल में ही बंदी बना रखा है। और इधर जिमी लेनिस्टर के भी नया हाथ लगा दिया जाता है। और इधर हम डेनेरिस को देखते हैं जो अपनी फौज के साथ मेरीन शहर के पास आ जाती है, पर बाहर इसे एक गुलाम बच्ची की लाश लटकी हुई मिलती है। और जोरा बताता है कि आगे के पूरे रास्ते में हमें हर जगह ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जिस पर डेनेरिस कहती है कि मैं उन सबको देखते हुए जाऊंगी। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि महाराज जोफरी की शादी राजकुमार मार्जरी से हो जाती है, पर इसके बाद जब जश्न हो रहा होता है तो जोफरी अपने मामा बोनी लेनिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और सबके सामने उनकी बेइज्जती करने लगता है। तभी मार्जरी जोफरी को अपने साथ ले जाती है और उन्हें केक खिलाने लगती है। तभी इसे फंदा लग जाता है और बोना लेनिस्टर इसे वाइन दे देता है, पर उसे पीने के बाद भी इसकी तबीयत बिगड़ती जाती है और सरसी फौरन अपने बेटे के पास भागती है और वो देखती है कि उसके बेटे को जहर दिया गया है और जोफरी बोने लेनिस्टर की तरफ देख रहा होता है। और फिर सरसी की आंखों के सामने ही उसका बेटा मर जाता है और फिर सरसी का सीधा शक उसके छोटे भाई बोने लेनिस्टर पर जाता है क्योंकि ये बचपन से ही इससे नफरत करती है, इसीलिए ये कहती है कि इसने ही मेरे बेटे को जहर दिया है, गिरफ्तार कर लो इसे। पर इधर लिटिल फिंगर सांसा को अपने साथ यहाँ से निकालकर अपने जहाज पर ले जाता है। और इधर किंग्स लैंडिंग से दूर स्टेनिस बराथियन को भी जोफरी की मौत का पता चल जाता है और वो कहता है कि रॉबर्ट बराथियन मेरा भाई था, उसके बाद किंग्स लैंडिंग की राजगद्दी पर मेरा हक था क्योंकि जोफरी और उसका छोटा भाई टोमन दोनों ही रॉबर्ट बराथियन के बच्चे नहीं थे, वो नाजायज थे। और इधर इसोस में हम देखते हैं कि डेनेरिस अपनी फौज लेकर मेरीन शहर के अंदर आ जाती है, पर मेरीन के लोग लड़ने के लिए अपना सिर्फ एक ही सिपाही भेजते हैं, मतलब एक के मुकाबले एक। इसीलिए डेनेरिस डारियो को लड़ने के लिए भेजती है और वो सिपाही
जैसे ही डारियो की तरफ बढ़ता है तो तभी डारियो घोड़े पर हमला करके उस सिपाही का सर उड़ा देता है। और फिर डेनेरिस इस शहर के मालिकों से कहती है कि मैं यहाँ पर गुलामों को आजाद करने आई हूँ और जो भी अन्याय तुम लोगों ने उनके साथ किया है मैं उन सब का बदला तुमसे लूंगी, उन सभी मासूम बच्चों का जिन्हें तुमने रास्ते में सूली पर चढ़ा रखा है। और फिर डेनेरिस बड़े बड़े ड्राम इनके शहर में फिकवाती है और कई सारे ड्राम जब आकर टकराते हैं तो उनमें से गुलामी के पट्टे बाहर निकलते हैं, जिन्हें यहाँ के गुलाम देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन्हें भी गुलामी से आजादी मिल सकती है, पर फिर भी मालिक शहर के दरवाजे नहीं खोलते। इसके बाद डेनेरिस अपने सिपाहसालार और कुछ सिपाहियों को रात में शहर के अंदर चुपके से भेज देती है और फिर ये लोग गुलामों के बीच में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम भी पहले गुलाम थे, पर डेनेरिस एक बहुत दयालु रानी है जिन्होंने आकर हमें गुलामी से आजादी दी और आज हम आजाद फौज की तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। तुम सब लोग भी आजाद हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर मालिकों से 3 गुना ज्यादा गुलाम है, इसीलिए ये गुलामों को हथियार भी दे देते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शहर के अंदर के गुलाम ही मिलकर मालिकों को मारने लगते हैं और जल्दी ही डेनेरिस बिना जंग लड़े ही अंदर से ही इस शहर को जीत लेती है। और फिर शहर के अंदर आने पर सभी गुलाम डेनेरिस को देखकर बहुत खुश होते हैं और डेनेरिस इन सबको गुलामी से आजाद कर देती है। और फिर डेनेरिस की सेना इस शहर के मालिकों को रास्ते में वैसे ही हाथों में कीले ठोककर सूली पर चढ़ाती है जैसे उन्होंने गुलामों के बच्चों को चढ़ा रखा था। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि जिमी लेनिस्टर अपने छोटे भाई बॉने लेनिस्टर से मिलने के लिए जेल में आता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने जोफ्री को जहर नहीं दिया है, कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर सरसी तुमसे इतनी नफरत करती है कि वो तुम्हें हर हाल में सूली पर चढ़ाकर ही रहेगी। और फिर हम देखते हैं कि किंग्स लैंडिंग में जोफ्री के छोटे भाई टोमन को नया महाराज बना दिया जाता है। ये बच्चे तो सिर्फ नाम के लिए महाराज बन रहे हैं क्योंकि असली रियासत तो टाइविन लेनिस्टर चला रहा है और अभी 7 राज्यों पर टाइविन लेनिस्टर की ही हुकूमत है। और इधर ये खबर डेनेरिस को भी पता चल जाती है कि एक नन्हे राजकुमार को नया राजा बना दिया गया है। तभी डेनेरिस के सलाहकार कहते हैं कि ये सही मौका है कि हम वेस्टरोस पर हमला करके उसे जीत सकते हैं, पर इसके अलावा जोरा बताता है कि आपने मेरिन से पहले युमकाई शहर को गुलामी से आजाद कराया था, पर आपके वहां से यहाँ मेरिन आने के बाद मालिकों ने फिर से अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और उन गुलामों को फिर से गुलाम बनाने लगे हैं। जिस पर डेनेरिस कहती है कि मैं अभी गुलामों को ही नहीं संभाल पा रही तो वेस्टरोस जाकर अपने 7 राज्यों को कैसे संभालूंगी। इसीलिए डेनेरिस फैसला करती है कि वो पहले यहीं पर रुककर हुकूमत करेगी क्योंकि डेनेरिस आगे तक की सोच रही है और वैसे भी किंग्स लैंडिंग में राजा आजकल मच्छरों की तरह मर रहे हैं। इसीलिए डेनेरिस यहाँ रुककर पहले अपनी और ताकत बढ़ाना चाहती है क्योंकि राजा भले ही बच्चा हो पर वहाँ पर फौज तो टाइविन लेनिस्टर के हाथ में है। और इधर हम डेनेरिस के ड्रैगन को देखते हैं जो एक किसान के बच्चे के सामने अचानक से आ जाता है और उसकी बकरी को जलाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि अब ये ड्रैगन बड़े होने के साथ साथ खूंखार भी होते जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि डेनेरिस यहाँ महल में बैठकर यहाँ के लोगों की परेशानियों को सुलझाने लगती है। और इधर वेस्टरोस में जब बॉने लेनिस्टर पर मुकदमा चलता है तो सभी सबूत और गवाह इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जोफ्री को जहर इसी ने दिया है, जिस पर बोना लेनिस्टर गुस्से में कहता है कि काश उस दिन तुम सबको मरने दिया होता जब स्टेनिस बराथियन ने हमला किया था। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए बोना लेनिस्टर मुकाबले से इंसाफ की मांग करता है, पर ये खुद नहीं लड़ सकता, इसीलिए इसे अपनी तरफ से लड़ने के लिए किसी और को चुनना होगा। पर सरसी इसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी, इसीलिए वो मुकाबले के लिए अपनी तरफ से सबसे ताकतवर योद्धा को चुनती है जिसका नाम ग्रिगोर द माउंटेन है। इसीलिए बोने लेनिस्टर के पास राजकुमार ओबरीन आता है और वो इससे कहता है कि तुम्हारी तरफ से मैं लड़ूंगा क्योंकि माउंटेन ने मेरी बहन और उसके बच्चों को मारा था, इसीलिए मैं उस मुकाबले में उसे मारकर अपना बदला ले सकता हूँ। और फिर इसीलिए हम देखते हैं कि जब बोने लेनिस्टर के मुकदमे का मुकाबला शुरू होता है तो उसकी तरफ से राजकुमार ओबरीन लड़ता है, पर माउंटेन बहुत ज्यादा ताकतवर है जो कभी नहीं हारता। पर ओबरीन तेज होने की वजह से उससे 2 कदम आगे रहता है और उससे कहता है कि मरने से पहले मैं सबके सामने तुमसे उगलवाऊंगा कि तुमने मेरी बहन को जलाकर मारा है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही राजकुमार इसके पैर पर कट लगाकर इस पहाड़ को गिरा देता है और इसके पेट में भाला घुसेड़ देता है, पर वो इसे अभी मारता नहीं है। इससे कहता है कि पहले कबूल करो कि तुमने मेरी बहन और उसके बच्चों को जलाकर मारा था। पर मौका मिलते ही माउंटेन ओबरीन को नीचे गिरा देता है और फिर इसके सिर को बहुत जोर से दबाने लगता है और फिर कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी बहन के बच्चों को जिंदा जला
चलाया और फिर उसका बलात्कार किया और उसे मार दिया। और फिर वैसे ही ये राजकुमार ओबरीन का सर भी हाथों से फोड़कर उसे मार देता है। और फिर टाइविन लेनिस्टर सबके सामने खड़े होकर कहता है कि फैसला हो चुका है, बॉन लेनिस्टर को कल सुबह मौत की सजा दी जाएगी। और इधर रात को हम बड़ी दीवार पर देखते हैं कि बर्फीले इलाके से 1 लाख से भी ज्यादा जंगली हमला करने के लिए आ जाते हैं। इनके साथ विशालकाय हाथी और जाइंट्स भी हैं। और दीवार के निचले दरवाजे पर ये लोग सबसे पहले हमला करते हैं, पर दीवार के पहरेदार इन्हें रोकने के लिए इनके सामने खड़े हो जाते हैं। पर जंगलियों की तादाद बहुत ज्यादा है और जल्दी ही ये सब अंदर आने लगते हैं। पर दीवार के पहरी इनसे लड़कर इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर बड़े वाले दरवाजे को तोड़ने के लिए और ज्यादा जंगली आने लगते हैं। और दीवार के ऊपर की कमान जॉन स्नो संभालता है, क्योंकि जंगली दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये लोग पहले ही उन्हें तीरों से रोक देते हैं। तभी जाइंट्स भी एक बड़ा सा तीर चलाता है जो बहुत पावरफुल था। और इधर दीवार के नीचे की तरफ जंगली छोटे छोटे दरवाजों से अंदर घुसने लगे हैं। और हम देखते हैं कि जंगलियों में यिग्रिद भी है, जो अपने तीरों से काफी दीवार के पहरेदारों को मार गिराती है। और ऊपर से जॉन स्नो देखता है कि जाइंट्स विशालकाय हाथी की मदद से बड़े दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जॉन स्नो अपने दोस्तों से कहता है कि बड़ा दरवाजा नहीं बच पाएगा, इसीलिए नीचे जाकर उसकी हिफाजत करो। और नीचे हम देखते हैं कि कमांडर टॉमरेन से लड़ने लगता है, पर टॉमरेन इससे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो जल्दी ही कमांडर को जख्मी कर देता है। पर कमांडर नीचे गिरकर बच जाता है। और ऊपर जॉन स्नो दीवार के ऊपर से ड्रम गिराकर हाथियों की जंजीरें तोड़ देता है, जिससे हाथी भाग जाते हैं। पर जाइंट हार नहीं मानता है, इसीलिए वो खुद दरवाजे को उठाने लगता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। तभी जॉन स्नो कहता है कि तुम लोग ऊपर संभालो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और इधर वो जाइंट भी अंदर आ जाता है, पर जॉन स्नो के साथी उसके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और वो जाइंट लगातार इनकी तरफ बढ़ता है। और इधर जॉन स्नो भी नीचे आकर जंगलियों को बिजली की रफ्तार से मारने लगता है। और हम देखते हैं कि जॉन स्नो एक काफी माहिर सिपाही है और दीवार का हर एक प्रहरी इस दीवार की हिफाजत के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। तभी सैम जॉन स्नो के भेड़िए को भी खोल देता है और फिर भेड़िया भी इन जंगलियों पर टूट पड़ता है। और इधर जॉन स्नो भी बड़े वाले जंगली से लड़ रहा होता है, जो काफी ताकतवर है। और यिग्रिद भी काफी सारे दीवार के प्रहरियों को मार रही होती है। तभी ये जॉन स्नो को देखकर रुक जाती है, पर जॉन स्नो उस जंगली को मार गिराता है। पर पीछे मुड़ते ही ये देखता है कि यिग्रिद इसे मारने के लिए तैयार थी, पर तभी पीछे से एक बच्चा उसके सीने में तीर उतार देता है। पर जॉन स्नो फौरन भागकर यिग्रिद के पास जाता है और फिर यिग्रिद इसके हाथों में अपना दम तोड़ देती है। और इधर दीवार के ऊपर ये लोग एक बड़ी सी चेन खोल देते हैं, जिससे दीवार पर चढ़ रहे जंगलियों का एक ही बार में सफाया हो जाता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि आज रात तो हमने इन जंगलियों को रोक लिया, पर अब भी उनकी तादाद हमसे 1000 गुना ज्यादा है, इसीलिए वो कल दोबारा हमला करेंगे। और नीचे हम देखते हैं कि सारे जंगलियों को मारने के बाद आखिर में टॉमरेन ही बचता है, जिसे जॉन स्नो बंदी बना लेता है। और फिर सुबह होने पर जॉन स्नो सभी मरे हुए का जायजा लेता है। और ये जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वहाँ पर जाइंट्स मरा हुआ था, क्योंकि इसके दोस्तों ने मरते दम तक उसका मुकाबला किया। और फिर जॉन स्नो सैम से कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं जंगलियों से जाकर बात करूंगा, क्योंकि वो अब भी हमसे 1000 गुना ज्यादा है, इसीलिए वो कल दोबारा हमला करेंगे और हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज ही हमारे आधे से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि जॉन स्नो दीवार के पार जंगलियों के बीच में चला जाता है और उनके सरदार मेंस से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता हूँ। पर मेंस कहता है कि हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा सिपाही हैं और हम हर हाल में दीवार को पार कर ही लेंगे, क्योंकि जल्दी ही सर्दियाँ आने वाली है। और अगर हम लोग दीवार पार करके दूसरी तरफ नहीं गए तो व्हाइट वॉकर हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरे साथ समझौता करना चाहते हो तो हमारे लिए दरवाजे खोल दो, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। वादा करता हूँ कि खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। तभी मेंस को खबर मिलती है कि इनके दल पर हमला हो गया है, पर जॉन स्नो कहता है कि तुम भी जानते हो कि हमारे पास इतने सैनिक नहीं है। और बाहर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फौज इन जंगलियों की तरफ आ रही होती है। मेंस कहता है कि अभी कोई भी हमला मत करना, और दूसरी तरफ से भी उसी फौज की दूसरी टुकड़ी इन्हें आकर घेर लेती है और जो जंगली लड़ने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। तभी मेंस के सामने रॉबर्ट बराथियन का भाई स्टेनिस बराथियन आता है और ये फौज इसी की है। और फिर स्टेनिस बराथियन मेंस को बंदी बना लेता है और फिर ये अपनी सेना के साथ कुछ दिन के लिए दीवार में ही रुक जाता है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि बॉन लेनिस्टर को कल सुबह मौत की सजा दी जाएगी, इसीलिए रात को इसका भाई जिमी आकर इसे यहाँ से भगा देता है। पर भागने से पहले बॉन लेनिस्टर अपने पिता के पास चला जाता
जाता है जो वॉशरूम में थे और फिर उनके सीने पर तीर रखकर कहता है कि तुमने मुझे हमेशा मारने की कोशिश की है क्योंकि तुम मुझसे हमेशा नफरत करते थे क्योंकि मैं बोना था और इसीलिए जब तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला तो तुमने उसे गवाया नहीं और एक ही बार में मौत की सजा सुना दी। टाइविन लेनिस्टर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है पर बोना उसके सीने में कई सारे तीर उतारकर उसे मार देता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वेरिस इसे एक बक्से में बंद करके जहाज पर रखवा देता है और खुद भी इसके साथ वेस्ट्रोस के सातों राज्यों से दूर इसोस की तरफ निकल जाता है ताकि कोई भी बोने को ढूंढ ना पाए। और अब टाइविन लेनिस्टर के मरने के बाद किंग्स लैंडिंग तो और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और डेनेरिस और ज्यादा ताकतवर हो गई है, पर असली खतरा तो दीवार के उस पार है। और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जॉन स्नो का सामना जब पहली बार व्हाइट वॉकर और उसकी आर्मी से होगा तो क्या होगा, क्योंकि व्हाइट वॉकर को मारना नामुमकिन है। इतनी बड़ी फौज से ये कैसे बच पाएंगे और क्या व्हाइट वॉकर दीवार को पार करके अपनी फौज के साथ सातों राज्यों को तबाह कर देंगे या फिर डेनेरिस उससे पहले आकर इन्हें रोक लेगी। ये सब हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा क्योंकि इस वाले पार्ट 2 में सीजन 3 और 4 यहीं पर खत्म हो जाते हैं। पर अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो आपको एंड स्क्रीन या चैनल में मिल जाएगा और इसका तीसरा पार्ट जब आएगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इसीलिए दबा के शेयर और लाइक करो वीडियो को और कमेंट बॉक्स को GOT पार्ट 3 से भर दो, दिखा दो अपना सपोर्ट और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज है और इसे बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, पर आपको मजा जरूर आ रहा होगा। इसीलिए जब तक वीडियो को शेयर करते रहो और कमेंट में अपने विचार भी हमें भेजते रहो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।